हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे यार डीएसएसपी डोमेस्टिक साइंस का 2023 वाला क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 के हम इसके 50 क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज हम इसके 50 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आज ही हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि आपका 51 क्वेश्चन है। पूछा हुआ है, भारत में बिजली के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका योगदान न्यूनतम है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। तो किसका योगदान क्या है, न्यूनतम है, आपको ये बताना है। थर्मल का है, सौर का है, जल विद्युत का है या नाभिकीय का है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि न्यूक्लियर, या मतलब नाभिकीय। तो भारत में बिजली के उत्पादन में नाभिकीय का योगदान कैसा होता है, सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन में है आपके विटामिन ए रेटिनॉल को कहते हैं, ये तो ठीक है। विटामिन B1 थायमिन को कहते हैं, ये भी ठीक है। विटामिन B6 आपका कोलेकैल्सिफेरॉल को कहते हैं, और विटामिन ई आपको किसको कहते हैं, टोकोफेरॉल को कहते हैं। तो विटामिन ई तो टोकोफेरॉल को कहते हैं, पर जो विटामिन B6 है ना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आपका क्या दे रखा है, जो आपका कोलेकैल्सिफेरॉल है, इसको हम विटामिन D3 को कहते हैं ये। और जो आपका B6 है, B6 को हम जानते हैं पायरोडॉक्सिन के नाम से। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन हुआ वो आपका गलत होगा। अगर हम बाकी के देखें तो ए को हम रेटिनॉल के नाम से ही जानते हैं, B1 को थायमिन के नाम से ही जानते हैं, B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और कोलेकैल्सिफेरॉल को किस नाम से जानते हैं, विटामिन D3 के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को हम जानते हैं टोकोफेरॉल से। ठीक है, विटामिन ए की आपके आंखों से संबंधित बीमारी होती है, और विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई से जो होता है वो आपके बांझपन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दैट डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड इन ड्यूट्राइस 1 गो ऑफ रेजिन अंडर फिक्स्ड कंडीशन। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि डैश को, इधर डैश आ जाएगा, ठीक है, डैश को मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निर्धारित परिस्थितियों में 1 ग्राम रेजिन के निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मतलब जो ऐसी क्या होगा जो 1 ग्राम रेजिन को निष्प्रभावी कर देगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसमें एसिड नंबर होगा, आयोडीन नंबर होगा, या आपका राइकर्ट मिसल नंबर होगा, या आपका गोल्ड नंबर होगा। तो जो 1 ग्राम रेजिन को क्या कर देगा, इनएक्टिव फॉर्म में कर देगा, यानी कि निष्प्रभावी कर देगा, वो आपका एसिड नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाइट्स आर पेरिसेबल फॉर द elderly पीपल हैविंग किडनी एंड च्यूइंग प्रॉब्लम रेस्पेक्टिवली। यानी कि किडनी और चबाने की समस्या से ग्रसित बुजुर्गों के लिए किस प्रकार के आहार निर्धारित करेंगे। जो आपके बुजुर्ग पर्सन है, उनको क्या समस्या है, किडनी में प्रॉब्लम है और उनको चबाने में समस्या है, यानी कि उनके दांत चबा नहीं सकते हैं, दांत उनके नहीं है या कम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए हम कौन सी डाइट प्लान करेंगे। ऑप्शन में लो प्रोटीन डाइट एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, लो प्रोटीन डाइट एंड लिक्विड डाइट, एंड हाई प्रोटीन डाइट एंड लिक्विड डाइट। ठीक है, हम इसकी हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कम प्रोटीन वाले खाद्य और यांत्रिक मृदु खाद्य, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य और यांत्रिक मृदु खाद्य, कम प्रोटीन वाले तरल खाद्य, अधिक प्रोटीन वाले तरल खाद्य। तो देखिए, बुजुर्गों की बात की जा रही, कौन से बुजुर्ग, जिनको किडनी में प्रॉब्लम है और चबाने की समस्या में है। तो अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो हम उनको कैसे डाइट देते हैं, हम उनको लो प्रोटीन डाइट देते हैं, और मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट हम देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये कम प्रोटीन वाले खाद्य और यांत्रिक मृदु खाद्य। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच मेथड ऑफ फीडिंग विल बी प्रेफर्ड फॉर ए अनकॉन्शियस पेशेंट व्हेन हिज
गैस्ट्रोएंटेरोलर ट्रैक्ट इज नॉट फंक्शनल, यानी कि आपको ये बताना है अचेत रोगी का जठरांत पथ क्रियाशील ना होने पर, कैसा क्रियाशील ना होने पर उसके लिए भोजन की किस विधि को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन में इसमें ओरल फीडिंग देंगे, ट्यूब फीडिंग देंगे, इंट्रावेनस फीडिंग देंगे, या लास्ट ऑप्शन क्या है आपका नासोगैस्ट्रिक फीडिंग उसको देंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंट्रावेनस फीडिंग, यानी कि अंतःशिरा फीडिंग। तो जिस व्यक्ति को क्या है उसके जठरांत पथ में यानी कि गैस्ट्रो इंसेटाइनल में प्रॉब्लम है, वो इनएक्टिव फॉर्म में, अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो अपने फंक्शंस को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे रोगों की हम कौन सी नली से भोजन देंगे, तो ऐसी रोगी को हम इंट्रावेनस फीडिंग हम देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको, यानी कि नसों के माध्यम से क्या करेंगे भोजन का उपाय खोजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऑप्शन है बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं, बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति नहीं होते हैं, बच्चे दान के असहाय वस्तु नहीं होते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है बच्चों के स्वयं के अधिकार होते हैं। तो राइट ऑप्शन बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चिल्ड्रन आर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन आर नॉट हेल्पलेस ऑब्जेक्ट द चैरिटी एंड चिल्ड्रन हैव देयर ओन राइट्स। तो जब आपके ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, ये जो इस टाइप से दिए हुए हैं बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं या नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में से आपका केवल एक ऑप्शन ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, एक आपका रॉन्ग होता है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कर गए क्योंकि ऑप्शन में आपके ऐसे दे दिए जाए। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड में से चूज करना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब गलत पूछा है तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट हो जाएगा कि बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि कारखाने या फैक्ट्री में जो बच्चे होंगे ना वो कार्य नहीं करेंगे। ऑप्शन में आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 28 एंड आर्टिकल 31। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 24, यानी कि अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। ये ऑप्शन आपके वही वाले हैं जो आयोग ने अपने आंसर की में राइट माने हुए। ठीक है, और ये सही आंसर भी हैं क्योंकि डीएसएसबी बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो मतलब रॉन्ग आंसर को सही माने, ऐसा काम बीपीएससी वाले ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपके फुलकारी कढ़ाई एक शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी आपको ये बताने की फुलकारी क्या है, फुलकारी एक एम्ब्रॉयडरी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये बताना है। फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल विच ऑरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, केरल में हुई है या पंजाब में हुई थी। कहा जाता है ना पंजाब की फुलकारी, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पंजाब से हुई है फुलकारी की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आपसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश, कसूती एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑरिजिनेटेड इन केरला, कांथा एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑरिजिनेट इन वेस्ट बंगाल, चांबा रुमाल इज एन एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है कि आपके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चिकनकारी कढ़ाई शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। सेकंड ऑप्शन है कसूती कढ़ाई शैली उत्पत्ति केरल में हुई थी। कांथा, ये आपका कांचा नहीं है कांथा हो जाएगा। ठीक है, क्या है कांथा कढ़ाई शैली उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई है और चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई शैली है। तो आप लोग फटाफट से राइट आंसर बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो चिकनकारी आपकी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, ये बात तो एकदम ठीक है। यूपी में भी कहाँ से, उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ की है चिकनकारी। ठीक है, कसूती आपकी कहाँ की है, कसूती आपकी केरल की नहीं है, बल्कि कसूती आपकी कहाँ की है, कसूती आपकी कर्नाटक की है। ठीक है,
कसूती कहाँ, कसूती आपकी कर्नाटक की, इसमें केरल दिया हो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कांथा आपकी पश्चिम बंगाल की है। चंबा आपकी, चंबा रुमाल कहाँ का है आपका, हिमाचल प्रदेश का है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कसूती आपकी कर्नाटक की होती है, ना कि केरला की आपकी कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट हैज बिन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई फॉर कानी शॉल। कानी शॉल के लिए किस भारतीय राज्य को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया हुआ है? ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये आपका स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कौनी शॉल को, जिसको भारतीय राज्य को भौगोलिक संकेत में मतलब जीआई टैग दिया हुआ है, जीआई टैग किसको दिया है, कौनी शॉल को, और ये किस राज्य का है, ये है जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि DBI वॉज एस्टेब्लिश इन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिबडी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में 1948 में हुई थी, 1964 में हुई थी, 1983 में हुई थी या 1990 में हुई थी। तो जो आपकी भारतीय लघु उद्योग विकास की स्थापना, सिबडी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1990 में। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी सिबडी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड ड्यूरिंग केराटोमलेशिया यानी कि स्वच्छ पटल मृदुता। अब देखिए कितनी शुद्ध हिंदी दी गई है। अगर केराटोमलेशिया यहाँ पे ना दिया होता तो हिंदी वाले बच्चे समझ ही नहीं पाते कि लिखा क्या हुआ है। हिंदी में इसको कहते हैं स्वच्छ पटल मृदुता यानी कि केराटोमलेशिया निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है, आंखों को, हृदय को, त्वचा को या फेफड़ों को। तो जो आपकी केराटोमलेशिया होती है ये आपकी आंखों से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। किससे संबंधित होती है, आंखों से संबंधित बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और ये जो केराटोमलेशिया होती है ना, ये आपकी आंखों की, मतलब ये समझिए जैसे सीक्वेंस में आते हैं ना आंखों से संबंधित रोग, फर्स्ट में आपका क्या हो जाता है, रतौंधी आता है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आंखों के रोग आते हैं। तो जो केराटोमलेशिया होता है ना, ये सबसे लास्ट में आता है, तो बहुत ही सीवियर डिसीज बन जाती है। इससे आंखों की रोशनी बिल्कुल जाने का खतरा रहता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, हिडन हंगर इज यानी कि प्रच्छन्न भूखमरी, हिडन हंगर क्या है? आहार में प्रोटीन की कमी है, आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, आहार में फलों की कमी है या आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। तो जो आपकी हिडन हंगर होती है ना, हिडन हंगर क्या होती है आपकी, वो होती है आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिशन इन डाइट, ठीक है। क्लियर है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेरिशेबल फूड यानी कि कौन सा ऐसा है जो अविकारी खाद्य पदार्थ है। नॉन पेरिशेबल फूड का मतलब होता है कि जो जल्दी से खराब नहीं होने वाले। ऑप्शन में दूध है, मांस है, तिलहन है, प्याज है। तो मिल्क आपका जल्दी खराब हो जाएगा, मीट भी आपका जल्दी खराब हो जाता है। जो आपका प्याज है, ऑनियन है, ये भी आपका मतलब ज्यादा 1 महीने तक, 15 दिन या 1 महीने तक चलता है। तो जो आपके नॉन पेरिशेबल फूड में आ जाता है वो आ जाता है आपका ऑयल सीड आ जाएगा यानी कि तिलहन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज यानी कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का, किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेगा, ऐसा ना हो फ्लो में आप नोट पढ़ना भूल जाओ। ऑप्शन में आपके एप्लीकेशन ऑफ हीट, सेकेंड ऑप्शन है लॉयरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ पीएच, लास्ट है एडिशन ऑफ वाटर मॉइस्चर, ठीक है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, तो हम खाद्य पदार्थों को जब खराब होने से बचाते हैं
तो उनको ऊष्मा का अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है, ये बात एकदम हमारी सही है। कम तापमान पर हम क्या करते हैं, भंडारण भी करते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया, फ्रिज में उठा के रख दिया, ठीक है। कोल्ड स्टोर, जैसे आलू आते हैं तो आलू को कहाँ रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं, वहां पे इनको रखा जाता है ताकि बाद में इनको उपयोग किया जा सके और उनको अच्छे दाम में बेचा जा सके, ठीक है। थर्ड है आपका पीएच में कमी। हम क्या कर देते हैं, किसी भी फूड की उसके पीएच को कम कर देंगे तो हम उसको प्रिजर्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, जल आर्द्रता का मिश्रण, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एडिंग ऑफ वाटर मॉइस्चर, हम खाद्य पदार्थ को अपने प्रिजर्व करने के लिए ऐड नहीं करते हैं वाटर मॉइस्चर को, बल्कि क्या होता है, रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी कि जल आर्द्रता का सम्मिश्रण नहीं करते हैं बल्कि उनको सुखाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अर्गोनोमिक्स बेसिकली हैज एलिमेंट, यानी कि आपको ये बताना है कि श्रम दक्षता शास्त्र के कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन में है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। तो जो आपके अर्गोनोमिक्स के तत्व होते हैं ना, ये तत्व आपके 3 होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आपके 3 तत्व हो जाएंगे, और ये आपके क्लास में पढ़ाया भी गया है कि कौन कौन से 3 तत्व होते हैं आपके। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है कि अर्गोनोमिक्स के 3 तत्व आपके कौन कौन से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग स्पेस, यानी कि डिजाइनिंग स्पेस में पहला कदम क्या होता है। ऑप्शन में आपका विद्यमान स्थल की भौतिक माप, अनुमानित बजट तैयार करना, वर्किंग डिजाइन की तैयारी, या ग्राहक के साथ बातचीत, ठीक है। ऑप्शन में आपके फिजिकल मेजरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग साइट, सेकेंड है प्रिपेयरिंग फॉर एस्टिमेट बजट, थर्ड है प्रिपेयरिंग ऑफ द वर्किंग डिजाइन, एंड लास्ट है आपका इंटरेक्शन विद द साइलेंट। तो डिजाइनिंग स्पेस, जब डिजाइनिंग स्पेस की बात आती है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ग्राहक के साथ बातचीत होगा, यानी कि इंटरेक्शन विद साइलेंट। तो जिस हिसाब से हम अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उसको प्रभावी अपने बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं, उतनी ही अच्छा क्या होगा, हमारा काम आगे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, सिक्स सिग्मा एक सांख्यिकी पद है जिसका प्रयोग प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न दोषों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। 6 सिग्मा के प्रति 10 लाख अवसरों पर त्रुटियां स्वीकार्य है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि 6 सिग्मा इज ए स्टैटिकल टर्म यूज्ड टू मेजर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। द प्रोसेस क्रिएट 6 सिग्मा अलाउ एरर पर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी। तो 10 लाख अवसर पर कितनी त्रुटियां स्वीकार करता है ये। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है 0.78, सेकेंड है 1.37, थर्ड है 3.4, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 6.8। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3.4, ठीक है। यही क्या है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, द राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। BIS द्वारा दिया जाता है, सेबी द्वारा दिया जाता है, RBI द्वारा दिया जाता है, या नेप्सल यानी कि NPCIL द्वारा दिया जाता है। तो जो आपका ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये GS में भी आ सकता है, ठीक है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता जो पुरस्कार दिया जाता है ना, ये कौन देता है, ये BIS देता है, ठीक है। BIS देता है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। ISO 9001, ISO है ये आपका क्या है, ISO ये आपका 5 नहीं है, S है, ISO 14001, थर्ड ऑप्शन है ISO 18001, एंड लास्ट ऑप्शन है ISO 16001। तो जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है वो क्या संबंधित है, वो है आपका ISO 14001, ठीक है। ये आपका लर्न करने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, चुनना है कि कौन सा कथन आपका सही है।
ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेरिब्रल पाल्सी कॉजेज प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट्स एंड बैलेंस। सेकेंड है सेरिब्रल पाल्सी इज हेरिडिटी, सेरिब्रल पाल्सी इज इन्फेक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सेरिब्रल पाल्सी इज प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, हिंदी वाले ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रमस्तिष्क घात के कारण चलने फिरने और संतुलन बनाने में समस्या होती है, या आपके सेरिब्रल पाल्सी वंशानुगत होता है, या आपका सेरिब्रल पाल्सी संक्रामक होता है, या आपका ये प्रगामी होता है। तो आपको राइट ऑप्शन बताने की राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका हेरिडिटी संबंध नहीं होता है, ना ही इसका इन्फेक्शन से संबंधित होता है, ना ही इसका प्रोग्रेसिव से संबंध होता है। तो क्या होता है इसमें, जो प्रमस्तिष्क घात यानी कि सेरिब्रल पाल्सी कारण चलने फिरने और संतुलन बनाने में क्या होती है, समस्या होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या आपका ब्लाइंडनेस है। तो ब्लाइंडनेस तो आपका क्या होता है, रतौंधी होता है। तो डिसलेक्सिया पूछा हुआ है, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, आपका रीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि पठन विकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका डैश इज या आर यूज टू मेजर विजुअल इक्विटी, यानी कि डैश का उपयोग दृष्टि क्षीणता को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, विजुअल मतलब मेजर करने के लिए विजुअल एक्विटी को। बेल पैटर्न का, डेसिबल का, व्यवसायिक चिकित्सा का, या स्नेलर चार्ट का। तो दृष्टि क्षीणता को मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है आपकी स्नेलर चार्ट का। किसका, स्नेलर चार्ट का। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, आपका इधर फोर्थ है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई किसी की आईसाइट वीक हो तो अपना चश्मा टेस्ट करवाने गया होगा, तो उसने देखा होगा कि स्नेलर चार्ट आपका ऐसे होता है। ठीक है, एक ऐसा होगा, इस पर एक लाइट लगी होगी। ठीक है, और वो दूर बैठा के आपको दिखाते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ से कट है, ये कहाँ से कट है, ये कहाँ से कट है। ये जो फर्स्ट वाला ये आपका बड़ा बड़ा होगा, इसके बाद आपका छोटा होता जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में आपका सबसे छोटा होता जाता है। अगर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो आपके बड़े बड़े लिखे होंगे ए बी डी एम, जो भी लिखा हो। इसके बाद आपको छोटा लिखा होगा। ठीक है, जैसे ई हो गया, पी हो गया, ई हो गया, और फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो वो क्या करवाते हैं, एक आंख बंद करवा के आप से पूछते हैं दूर से कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये कौन सा वर्ड है। तो आपको ये चेक करते हैं। तो यही होता है आपका स्नेलर चार्ट। ठीक है, क्लियर है आपको अभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीसेट स्टाइल प्रिंटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिरोध शैली मुद्रण है। तो एक प्रतिरोध शैली मुद्रण कौन सा होगा, स्क्रीन होगा, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग होगी, बाटिक प्रिंटिंग होगी, आपका स्टेंशियल प्रिंटिंग होगी। तो आपने अगर नोटिस किया हो, ये क्वेश्चन आपका 2021 वाले पेपर में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इन क्लासेस को ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाटिक। क्या हो जाएगा, बाटिक प्रिंटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रतिरोध शैली होती है आपकी। इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम मोम का यूज करते हैं, यानी कि वैक्स का यूज करते हैं। जहां जहां हमें कलर नहीं चाहिए होता है वहां वहां हम क्या कर देते हैं, मोम लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका रेड रिबन एक्सप्रेस was a national-wide communication campaign for generating awareness about, यानी कि रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान था। कौन सा था, मतलब जो एक रेड रिबन एक्सप्रेस एक ट्रेन चली थी, कौन सी चली थी, रेड रिबन एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चली थी। इसका सिंबल आपका कुछ इस टाइप से था, ठीक से बना देती हूँ मैं। इसका सिंबल आपका कुछ इस टाइप से था, ये आपके मतलब रिबन था। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रेन चलाई गई थी जागरूकता फैलाने के लिए। तो एक किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैला रही थी, घेंगा रोग के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, या HIV एड्स के बारे में। तो ये ट्रेन जो रेड रिबन एक्सप्रेस के नाम से चलाई गई थी, तो ये ट्रेन क्यों चलाई गई थी, किसकी जागरूकता के लिए, ये ट्रेन चलाई गई थी आपकी HIV एड्स की जागरूकता के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इसकी डिटेल आपको
क्लास 12 की होम साइंस में एनसीईआरटी में पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, बाकायदा एक चार्ट बना के। अगर आपको पढ़ना है तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में आपको समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए पब्लिक रिलेशन पीआर डिपार्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ है तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशन विभाग का एक कार्य नहीं है। तो क्या कार्य नहीं है ये हम देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर ए प्रेस रिलीज यानी कि प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना। सेकंड है प्लानिंग पब्लिसिटी प्रोग्राम, प्रचार प्रसार कार्यक्रमों की योजना बनाना। थर्ड है मेंटेनिंग लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफिस यानी कि सरकारी कार्यालयों के साथ संपर्क बनाए रखना। लास्ट है कर्मचारी की शिकायतों का निवारण यानी कि ग्रेविनेंस रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉय। तो जनसंपर्क विभाग का कार्य क्या क्या नहीं है, कर्मचारी की शिकायतों का निवारण करना। ये काम किसका नहीं है, ये काम आपका पब्लिक रिलेशन का नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एन एडवर्टाइजमेंट इज ए, विज्ञापन एक है तो विज्ञापन क्या है, एक व्यक्तिगत उद्घोषणा है, सार्वजनिक उद्घोषणा है, निजी उद्घोषणा है या निमंत्रण है। तो एक विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, निमंत्रण तो किसी जान पहचान वालों को ही दिया जाता है जो हमारे रिलेटिव्स होते, तो ऐसा तो नहीं है हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं केवल उन्हीं घर में देने जाए जैसे हम निमंत्रण देते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि पर्सनल अनाउंसमेंट करने से कोई मतलब नहीं है इसका, प्राइवेट अनाउंसमेंट से भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये क्या होता है आपका एडवर्टाइजमेंट सार्वजनिक होता है। कैसा होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने देखा होगा कि आपके बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं किसी चीज का जब कोई नई चीज लॉन्च होती है तो, ठीक है। तो ये कैसा होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट यानी कि गलत है। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपका, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग भाषा है या लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बात एकदम ठीक है। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ये भी ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी ठीक है। क्या गलत है आपका, तो पाइथन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका गलत है क्योंकि ये क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है बल्कि एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, 32 बाइट्स बिट्स के बराबर होता है, यानी कि आपको ये बताना है 32 बाइट्स आपके कितने बिट के बराबर होते हैं, कितने बिट्स के बराबर होते हैं। 64 बिट्स के बराबर, 128 बिट्स के बराबर, 256 बिट्स के बराबर या 512 बिट्स के बराबर। तो जो आपके 32 बाइट्स होते हैं ना, तो ये आपके किसके, ये आपके 256 बिट्स के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, ये भी आपका अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा ऐसा है जो आपके गैर मौखिक संचार का एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपका, खुशी दर्शाने के लिए मुस्कुराना यानी कि स्माइलिंग ऑफ शो हैप्पीनेस। सेकंड आपका, मेकिंग ए सैड फेस व्हेन अपसेट, परेशान होने पर उदास चेहरा बनाना। थर्ड है आपका, अभिवादन के लिए हाथ उठाना यानी कि रेजिंग ए हैंड ऑफ ग्रीट। लास्ट ऑप्शन है फेस टू फेस कन्वर्सेशन यानी कि आमने सामने होकर बातचीत करना। बात किसकी हो रही है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी कि गैर मौखिक बिना बोले। तो जब हम मुस्कुराएंगे तो बोलेंगे, इसमें बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड है उदास होने पर हम क्या करते हैं, अपना परेशान उदास चेहरा बना देते हैं परेशान होने पर, तो ये भी हम करते हैं। तो इसमें हम बोल नहीं रहे, अपने फेस रिएक्शन से बता रहे हैं। अभिवादन के लिए हाय हेलो करना, इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, केवल हाथ से इशारे कर रहे हो। आमने सामने होकर बातचीत करना, बातचीत करेंगे तो हमारी कैसी हो जाएगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इनकरेक्ट है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका, ये इसका क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द 3 Ps ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो 3 Ps पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कौन सा आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में इसके मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है परफॉर्म, पैशन, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तो 3P में क्या आ जाएंगे आपको ये बताना है, और ऐसा कौन सा नहीं है जो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये दिए हुए, एक बार हम इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग के 3P के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। परफॉर्म, पैशन, प्रिपेयर, प्रैक्टिस। तो 3P में क्या आ जाता है, 3P में आपके आ जाता है, क्या आ जाएगा 3P में आपका, बताइए आप लोग। 3P में क्या आ जाएगा, 3P में आपका आ जाएगा परफॉर्म आ जाएगा, आपका प्रिपेयर आ जाएगा एंड प्रैक्टिस आ जाएगा। पैशन आपका नहीं आता है, तो जहाँ पे सेकंड ऑप्शन है उसको आप हटा दीजिए, आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ दिया हुआ है। तो आपके फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3P में क्या आ जाएगा, परफॉर्म आ जाएगा, प्रिपेयर आ जाएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, तो पैशन नहीं आएगा। ठीक है, आपको यही याद करना है। हिंदी खैर इसमें हो चुके हैं, फिर मैं इसमें बता देती हूँ क्या आ जाएगा। परफॉर्म आ जाएगा, प्रिपेयर आ जाएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, पैशन नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये रहा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, यानी कि नीली क्रांति किससे नीली क्रांति का संबंध किससे था। सेरिकल्चर से है, यानी कि रेशम कीट पालन। पुष्प कृषि से है, यानी कि फ्लोरिकल्चर से है। मत्स्य पालन यानी कि पिस्सीकल्चर से है, या बागवानी हॉर्टिकल्चर से। तो जो नीली क्रांति का संबंध है ये आपके मत्स्य पालन से था, यानी कि पिस्सीकल्चर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके अथॉरिटी इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। सेकंड ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। लास्ट ऑप्शन है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, यानी कि प्राधिकरण प्रतिनिधि मंडल का अनिवार्य तत्व नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका उत्तरदायित्व प्रतिनिधि मंडल का अनिवार्य तत्व नहीं है। थर्ड है जवाबदेही प्रतिमंडल का अनिवार्य तत्व नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन है विकेंद्रीकरण प्रतिनिधि मंडल का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकरण प्रतिनिधि मंडल का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI वैल्यू स्टूड एट इन 2021। क्वेश्चन है आपका, 2021 में भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य कितने नंबर पर था। तो किसका पूछा है, इंडिया का। 2021 में HDI यानी मानव विकास सूचकांक कितने नंबर पे था। ऑप्शन में 1.322, 0.987, थर्ड ऑप्शन है 0.633 एंड लास्ट ऑप्शन है 0.245। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 0.633। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना आप ये क्वेश्चन। ठीक है, कि इंडेक्स में क्या वैल्यू थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका लंबा है, पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में देख लेंगे। क्वेश्चन में पूछा है आपके, किसी a marketer job and organize is to identify the needs to the target customer, develop product and service that satisfy such need। किसी संगठन में विक्रेता का काम क्या होता है, यानी कि मार्केटर का काम क्या होता है। लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना, या
ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं का विकास करना। तो आपको ये बताना है केवल 1 सही होगा स्टेटमेंट, केवल 2 सही होगा, या दोनों सही होंगे, या कोई सही नहीं होगा। तो लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं को पहचान करना ए भी कार्य होता है मार्केटिंग का, एंड ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं का विकास करना, ए भी एकदम सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि आपका जो पीरियड है वो कैसी पीरियड एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, requirements of staff is an organization। सेकंड है increasing aptitude, skill and ability of employees to perform specific job in an organization। थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आपके assimilation of the new employee to the organization rule and regulation। लास्ट ऑप्शन है attending learning opportunity designed to help employee grow in an organization। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं सारे ऑप्शन को। ऑप्शन है हमारे हिंदी में, तो किसी संगठन में कर्मचारियों की भर्ती। सेकंड ऑप्शन है किसी संगठन में विशिष्ट कार्य करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता, कौशलों और क्षमताओं में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन है संगठन में नियमों और विनियमों के लिए नए कर्मचारियों की दशानुकूल। फोर्थ ऑप्शन है किसी संगठन में कर्मचारियों को बढ़ने में सहायता करने के लिए निर्मित अधिगम के अवसर प्राप्त करना। तो आपके जो इंडक्शन एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, संगठन के नियमों और विनियमों के लिए एक कर्मचारी की दशानुकूलन, यानी कि एसिमिलेशन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि 8 वर्ष के एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 10 है, तो उस बच्चे की IQ क्या होगी, ठीक है। यानी कि इफ एन 8-year-old child has mental age 10 years, then the child will be assigned an IQ of, तो IQ उसकी कितनी होगी, 80 होगी, 100 होगी, 125 होगी, या 150 होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हमको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके IQ निकालने का, फॉर्मूला होता है आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। क्या आ जाएगा, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु दे रखी है कितनी, 10, वास्तविक आयु हो जाएगी हमारी 8 वर्ष इंटू 100। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखते हैं, हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, मानसिक आयु कितनी दे रखी है हमारी, मानसिक आयु हमारी 10 एंड वास्तविक आयु दे रखी है हमारी 8 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। देखिए, इसको हम 2 से कर लेंगे, 2 4 जा 8, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 5 जा, एक सेकेंड, 2 5 जा 10 और 0 का 0 हो जाएगा, तो इधर 50 आ जाएगा। फिर हमको 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4 एंड इधर 25 आ जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो ये 2 से कट नहीं होगा, तो हम इसको कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, तो हमारा क्या आया, 5 इंटू 25 आया। तो 5 का मल्टीप्लाई जब हम 25 में करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 125, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 25 में करने पे 125 हमें आएगा, तो 125 ही क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि बच्चे की कितना हो जाएगा, बच्चे का IQ हो जाएगा 125, 125। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लू इज ए प्राइमरी कलर, यानी कि नीला एक प्राथमिक रंग है। सेकंड है रेड इज ए प्राइमरी कलर, लाल एक प्राथमिक रंग है। हरा एक प्राथमिक रंग है एंड पीला एक प्राइमरी कलर है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो आपको ये कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सबको पता है प्राइमरी कलर कितने होते हैं, प्राइमरी कलर आपके 3 होते हैं, इसमें 4 दिए हुए हैं, तो एक तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गई। प्राइमरी कलर आपसे कौन से होते हैं, नीला, लाल, पीला। कौन सा होता है, नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है, बल्कि हरा नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है, ना कि प्राइमरी कलर होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है डैश ऑफ ए फाइबर फैब्रिक कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ फील बिहेवियर एंड लुक्स। किसी वस्त्र के अद्भुत मतलब की को अनुभूत करने, व्यवहार करने और दिखने के संबंध में वर्णित किया जा सकता है। तो क्या वर्णित किया जा सकता है, क्या दिखने के संबंध में, स्ट्रेंथ, टेक्सचर, ड्रैप एंड फॉल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो क्या है, किसी वस्त्रों के किसको अनुभूत करने पर, व्यवहार करने में, दिखने के संदर्भ में वर्णित किया जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, वस्तु को हम टेक्सचर को ही तो देखेंगे, उसकी बनावट किस तरह की सी है, तभी हम उसको फील करके चेक कर सकते हैं ना कि हमारा टेक्सचर किस तरीके से है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका द एबिलिटी टू थिंक ऑफ सिचुएशन और ऑब्जेक्ट even when they are not happening at that time or not present before one's eyes called is। यानी कि परिस्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता, भले ही वो उस समय घटित ना हो या किसी की आंखों के सामने उपस्थित ना हो, क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमूर्त सोच यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अधिसोच मेटा थिंकिंग, डेवलपमेंट यानी कि विकास, या आपका अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिक। क्वेश्चन में की पॉइंट दिया हुआ है कोई भी परिस्थिति या वस्तु के बारे में सोचने की क्षमता कि भले वो उस समय घटित ना हुई हो, ये आपका की पॉइंट हो गया हो। ठीक है, आंखों के सामने उपस्थित ना हो, ये आपके कीवर्ड हो, तो ये आपकी कहलाती है अमूर्त सोच। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये कहलाती है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका who proposed and popularized the idea of spiral curriculum where children are given basic idea about various concepts intentionally according to their cognitive। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्पिल पाठ्यचर्या के विचार को किसने प्रस्तावित किया और लोकप्रिय बनाया, जहां बच्चों की उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार शुरू में विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं लेव वाइगोत्स्की है, जेपी गिलफोर्ड है, ब्रूमर है और हमारे जोसेफ डी नोवाक हैं। तो जिन्होंने क्या बताया, सर्पिल पाठ्यचर्या है यानी कि स्पाइरल करिकुलम को विचार को प्रस्तावित किया, और इन्होंने ये बताया बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार शुरू में विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बुनियादी जानकारी दी थी। तो ये दी थी जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये आपका क्वेश्चन बड़ा है, तो पहले हम इसको हिंदी में देख लेंगे, इसके बाद हम इसको इंग्लिश में देख लेंगे। तो ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, कौन सा आपका गलत होगा। स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका बाइलिंगुइज्म इज ए relatively new terms for an age-old practice that one switching between the language one know in order to maximize communicative potential। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है आपका ट्रांसलैंग्वेजिंग इज समथिंग मोस्ट पीपल डू ऑल द टाइम विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी विदाउट even thinking about in the light of the above statement choose the correct answer from the option given below। तो आपको ये बताना है आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा या ओनली टू स्टेटमेंट सही होगा, या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। ठीक है, एक बार हम इसको हिंदी में देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हिंदी वाले स्टूडेंट देख लें। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका दी भाषावाद सदियों पुरानी प्रथा के लिए एक अपेक्षाकृत नया शब्द है। संचार क्षमता को अधिकतम करने के लिए उन भाषाओं के बीच स्विच करना जिन्हें कोई नहीं जानता। ठीक है, अनुवाद करना एक ऐसी चीज है जिसे अधिकांश लोग अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ बिना इसके बारे में सोचे हर समय करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो एकदम ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें मिल गया केवल
कथन सेकंड सही है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ए सेट ऑफ सिमुलेशन पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ जावा एप्लेट फ्लैश बेस्ड डेमोस और इंटरैक्टिव एनिमेशन वेयर स्टूडेंट कैन मैनिपुलेट वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द सिमुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब द रिजल्ट। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जावा एप्लेट्स फ्लैश आधारित डेमो या इंटरैक्टिव एनिमेशन के रूप में एक साथ रखे गए सिमुलेशन का एक सेट शामिल है, जहां छात्र सिमुलेशन के विभिन्न मापदंडों में हेरफेर कर सकते हैं और परिणामों का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है वर्चुअल लैबोरेटरी, वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड स्मार्ट क्लासरूम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्चुअल लैबोरेटरी। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ये सब चीजें की जा सकती है, यानी कि आवासीय प्रयोगशाला। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या किया जाता है, जावा एप्लेट्स फ्लैश आधारित डेमो इंटरैक्टिव एनिमेशन के रूप में एक साथ रखे गए सिमुलेशन का एक सेट इसमें शामिल होता है, जहां स्टूडेंट सिमुलेशन के विभिन्न मापदंडों में हेरफेर कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं और परिणामों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जो रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, इसके बाद हम इसको हिंदी में देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई विद द जेंडर दे वर असाइंड एट बर्थ द टर्म्स एज साइज जेंडर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, इंडिविजुअल्स हु सेल्फ identified as either male or female including trans men and women are identified as non-binary gender। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, इंडिविजुअल हु डिस्क्राइब देयर जेंडर identified differently to that assigned at birth are known as gender equal। in the light of the above statement choose the correct answer of the option। तो आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कौन से रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो क्या बताना है आपको कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, कौन से स्टेटमेंट आपके गलत हैं। हिंदी में देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को एक बार। तीन स्टेटमेंट में आपका पहला कथन है, जो व्यक्ति जन्म के समय निर्धारित लिंग से पहचान करते हैं उन्हें CIS लिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपका एकदम क्या है, सही है। ठीक है, ये बात क्या है आपका, एकदम राइट है। सेकंड है आपका कथन, जो व्यक्ति स्वयं को पुरुष या महिला के रूप में पहचानते हैं उन्हें ट्रांस पुरुष और महिलाएं भी शामिल है, इन्हें गैर बाइनरी लिंग के रूप में पहचाना जाता है। ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है आपका। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है आपका, थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका, जो व्यक्ति अपनी लिंग पहचान का वर्णन जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग पहचान से भिन्न करते हैं उन्हें जेंडर क्वीर के रूप में जाना जाता है। ए भी गलत है आपका। तो केवल आपका कौन सा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ये सही नहीं होगा। कथन आपका 11 और कथन ये सेकंड और कथन थर्ड दोनों गलत है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था, कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों गलत है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, अगेन ही आपसे क्या पूछा हुआ है, करेक्ट सेट पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, किसके करेक्ट सेट क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेप मेंशन इन द टाबा ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम। तो ये क्या दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है करिकुलम का, किसका, टाबा ग्रास रूट का मॉडल है ये करिकुलम का। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट का। तो आपको ये बताना है इसमें कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होगा, पी में ये दिया है, क्यू में दिया हुआ है। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट में है डायग्नोसिस ऑफ नीड, फिर उसके नेक्स्ट में सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फॉर्मूला ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन आपका बी में दिया हुआ है। तो इसमें आपको चूज करना है। ठीक है, कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसी में हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं।
पाठ है चर्या विकास के तांबा के ग्रास रूट मॉडल में उल्लिखित चरणों के सही सेट की पहचान करें। किसकी सही सेट की पहचान करें? ऑप्शन दिए हुए हैं, सामग्री की पहचान, सीखने के अनुभवों का संगठन, सामग्री का संगठन, जरूरतों का निदान, सीखने के अनुभवों का चयन और उद्देश्यों का निरूपण एंड लास्ट में आपका मूल्यांकन। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। ये बात तो एकदम सही है। तो सब में बी दिया हुआ है तो इससे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। सब में लास्ट में बी दिया हुआ है तो इससे हम बात बनेगी नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपनी जरूरतों का निदान। तो एस आ रहा है, एस आपका किस में आ रहा है, एस आपका 3 में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन आपका कट हो गया। फोर्थ वाला क्या हो गया ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका कट हो गया। बचे ये 3 ऑप्शन आपके। जरूरतों के निदान के बाद हम क्या काम करते हैं, इसके बाद हम अपने उद्देश्यों का निरूपण करते हैं। एस के बाद आपका यू आएगा, तो यू आपका एक ही में दिख रहा है तो थर्ड ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें और चीजें देख लेते हैं। देखिए पहले हमारा एस है तो पहले हम जरूरतों का निदान करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उद्देश्यों का निरूपण करेंगे, उसके बाद हम अपनी सामग्रियों की पहचान करते हैं। देन उसके बाद हम सामग्री का पहचान करने के चयन करने के बाद संगठन करेंगे, उसका संगठन करने के बाद हम क्या करते हैं, सीखने के अनुभव का हम चयन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सीखने के अनुभव का संगठन करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इसमें भी हमारा कौन सा सही था आंसर। देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ से दिखाती हूँ डायरेक्ट जो ये है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कौन सा सही है, ये वाला हमारा सही आंसर था थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ नीड करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन द कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड लास्ट में हमारा इवेल्युएशन आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। डैश आर यूजली डिफाइंड एज ए disposition or tendency to respond positively or negatively towards a certain psychological object। यानी कि डैश को आमतौर पर किसी निश्चित मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के स्वभाव या प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसको परिभाषित किया जाता है, एटीट्यूड को किया जाता है, ट्रेट्स को किया जाता है, मूड स्विंग को किया जाता है या इंटेंशन को किया जाता है। तो ये किया जाता है एटीट्यूड्स को, यानी कि रुख को, ठीक है। एटीट्यूड को आमतौर पर किसी निश्चित मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पॉजिटिव और निगेटिव प्रतिक्रिया देने के स्वभाव प्रकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हियरिंग इम्पायरमेंट, ठीक है। डीप मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB यानी कि डेसिबल हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसी इन बोथ ईयर्स, ठीक है। सेकंड में आपके हार्ड ऑफ हेयरिंग मीन्स पर्सन हैविंग 90 डेसिबल टू 100 डेसिबल हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसी इन बोथ ईयर्स इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो आपको ये बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम इसको। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2016 के अनुसार श्रवण हानि, बधिर का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 dB सुनवाई हानि वाले व्यक्ति, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपके सुनने में कठिनाई का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 90 डेसिबल से 100 डेसिबल सुनने की हानि वाला व्यक्ति। तो कौन सा कथन आपका सही होगा, ऑप्शन ए तो आपका राइट है, बट ऑप्शन ए इस स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओनली ए स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, refers to the state of mind an individual arrived at as a result of accurate and objective assessment of his or her ability, affiliations and influence
ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम, असर्टिवनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हिंदी में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जो उसकी क्षमताओं, क्षमताओं और प्रभावों के सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है? स्वयं जागरूकता प्राप्त होती है, आत्मसम्मान होता है, आग्राह्यता होता है या आत्म अनुशासन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है आपका, इन दिस टेक्निक ऑफ विजुअल आर्ट पार्टिसिपेंट आर गिवन एन आइडिया और थीम एंड इन रिस्पॉन्स दे क्रिएट विद देयर bodies a shape and a statue identify this technique। ठीक है, डार्क थ्रेट है, फॉर्म थ्रेट है, इमेज थ्रेट है या इनविजिबल थिएटर है। दृश्य कला की इस तकनीक में प्रतिभागियों को एक विचार या विषय दिया जाता है। ठीक है, और प्रतिक्रिया में वो अपने शरीर एक आकार, एक मूर्ति के साथ निर्माण करते हैं। तो ये तकनीक कौन सा होगा? ये आपका अंधेरा रंगमंच कहलाएगा, फॉर्म थ्रेट कहलाएगा, थिएटर ये आपका छवि थिएटर कहलाएगा या अदृश्य रंगमंच कहलाएगा। तो ये आपका कहलाता है क्या? छवि थिएटर। ठीक है, यानी कि इमेज थिएटर। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको दो सेट दिए हुए हैं। एक में पारंपरिक, सेट ए में आपके पारंपरिक भारतीय थिएटर फॉर्म दिए हुए हैं। सेकंड में आपको ये बताना है, सेकंड सेट में ये है कि भारत के स्थान और राज्य इसमें से कौन से हैं। ठीक है, तो क्या बताना है आपको? यक्षगान कहाँ का है? हम इसको मैचिंग कर लेते हैं, इसमें थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको, जिससे आपको सारे ऑप्शन विजिबल हो जाए। तो यक्षगान आपका कहाँ का है? यक्षगान होता है आपका कर्नाटक का। ठीक है, इसी तरह अगर भवाई देखें तो भवाई आपका होता है गुजरात का होता है। जात्रा कहाँ का है? जात्रा आपका बंगाल का है। स्वांग आपका होता है कहाँ का? हरियाणा का। और नौटंकी तो उत्तर प्रदेश की अपने है ही है। इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ पूरा। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको केवल नौटंकी पता है, नौटंकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। तो ई का थर्ड आपका केवल एक ही ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो अगर आपको केवल नौटंकी का पता है तो इससे भी आप अपना राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है आपका? कर्नाटक का है। भवाई कहाँ का है आपका? भवाई है आपका गुजरात का। जात्रा आपका बंगाल का है। स्वांग आपका हरियाणा का है। नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन था। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। हमने 2024, 2028, 2021 एंड 2023 का DSSB डोमेस्टिक साइंस से सारी PY को हम सॉल्व कर चुके हैं। जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्लासों को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो आपके मॉक टेस्ट DSSB के लिए होंगे और आपके बिहार स्टेट और PGD के लिए भी होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।